अपनी तैयारी को परख सकते हैं। 100 क्वेश्चन हैं, तो प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उतने ही ज़्यादा आपके क्वेश्चन जो हैं वो तैयार होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मान सिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो मान सिंह को बिहार का जो सूबेदार है ये नियुक्त किया गया था 1587 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा 1587। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, निम्नांकित साहित्यकारों को उनके शासकों से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिएगा इसमें साहित्यकार हैं और शासक हैं। ठीक है, अब आपको इसमें सुमेलित करना है। इनको कैसे सुमेलित करें? सबसे पहले आपको आंसर चूज करना होगा, तो आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। ओके, अब देखिएगा मिलान कैसे करना है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिएगा जसवंत सिंह का जो मिलान है ये हो जाएगा मूणोत नैन्सी। ओके, ये क्लियर हो गया आपका। इसके बाद आपका आ जाता है मालदेव, तो मालदेव का सुमेल हो जाएगा महात्मा नरसेन से। ठीक है, इस प्रकार से आप जो सुमेल है जो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है का राणा कुंभा, तो राणा कुंभा का जो सुमेल है ये हो जाएगा अत्रि से। ठीक है, लास्ट वाला आपका बचता है राय सिंह, तो राय सिंह का हो जाएगा मुनि जैता से। तो इस प्रकार से आप लोग सुमेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, अगला क्वेश्चन है कि वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस ये कहां पर स्थापित की गई थी? परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सही आंसर हो जाएगा अजमेर। दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस जो है अजमेर में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नांकित नृत्यों को उनकी जाति से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए एक तरफ है नृत्य और एक तरफ है जाति। अब आपको सुमेल करना है, सुमेल कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। आंसर पहले क्लियर कर लीजिए, आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, अब देखिएगा जाति आपके वही भील, तो भील का जो मिलान है ये हो जाएगा राय नृत्य से। ओके, गरासिया जाति का मादल नृत्य से हो जाएगा। ठीक है, गुर्जर जाति का जो नृत्य है वो है चरी। ओके, कामड़ जाति का नृत्य है तेरह ताली। तो इस प्रकार से आप सुमेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ढड़की, थाली एवं खैराड़ी उपबोलियां राजस्थान की किस बोली से संबंधित है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। आंसर चूज कीजिएगा आप लोग, आंसर कमेंट बॉक्स में पुट अप जरूर कीजिएगा आप लोग। तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। ढड़की, थाली एवं खैराड़ी उपबोलियां जो हैं ये मारवाड़ी बोली से संबंधित हैं। छठा क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी कवियों में नव जागरण के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो सही आंसर की अगर हम बात करें तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। राजस्थानी कवियों में नव जागरण के प्रथम कवि जो हैं सूलमल मिश्रण को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिएगा इसमें क्या पूछ रहा है, सुमेल करने के लिए बोला जा रहा है। इसमें एक तरफ है संगीतज्ञ और एक तरफ है रचना। ठीक है, आंसर मैं क्लियर कर देता हूं, तो आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। ओके, तो देखिएगा स्वर सागर, ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग, स्वर सागर इसका जो है सुमेल हो जाएगा चांद खां से। इसके बाद आ जाता है आपका रमश्री का, तो रमश्री का पुंडरीक पिट्ठल से हो जाएगा। इसके बाद संगीत सार, तो संगीत सार का जो सुमेल है ये देवऋषि भट्ट से हो जाएगा। ठीक है, राग चंद्रिका, तो राग चंद्रिका का जो सुमेल है द्वारका नाथ से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सुमेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोती बेगम निम्न में से किस समाचार पत्र से संबंधित थी? परीक्षा के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर आप लोग देखें अगर तो मोती बेगम निम्न में से किस समाचार पत्र से संबंधित थी? तो अगर हम राइट आंसर की बात करें तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। मोती बेगम जो हैं ये राजपूत गजट समाचार पत्र से संबंधित थी। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नांकित मेलों को उनके आयोजन के माह से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए एक तरफ मेला है और दूसरी तरफ माह है।
सबसे पहले आप लोगों को आंसर चूज करना होगा, तो सही आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, कार्तिक पुष्कर मेला से हो जाएगा, यानी कि पुष्कर का जो मेला है ये कार्तिक माह में लगता है। ठीक है, चैत्र में कौन सा मेला लगता है, तो देखिए चैत्र में जीण माता का मेला लगता है। भाद्रपद में, तो भाद्रपद में जो है व्रतहरि का मेला लगता है। ओके, लास्ट वाला आपका पता है श्रावण, तो श्रावण में डिग्गी का मेला लगता है। तो इस प्रकार से आप लोग सुमेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिक्रमण चूड़ी ग्रंथ किस चित्र शैली से संबंधित है, तो सही आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। प्रतिक्रमण चूड़ी ग्रंथ जो है गाइस ये मेवाड़ शैली से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहां देखिएगा, निम्नलिखित चित्रकारों में उनकी चित्र शैली उपशैली में सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है शैली उपशैली, दूसरी तरफ है चित्रकार। तो सबसे पहले आप लोग आंसर चूज कर लीजिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला ऑप्शन। नंदराम जमुना दास, इनकी जो शैली है वो है तिजारा उपशैली। ओके, बलदेव गुलाम अली, इनकी जो शैली है वो है अलवर, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, साहिब राय मोहम्मद शाह, साहिब राय मोहम्मद शाह जयपुर से मिलान हो जाएगा, और मूलराज भीखचंद किशनगढ़ शैली। तो इस प्रकार से आप लोग सुमेल कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा, मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय जो है ये अजमेर में स्थापित किया गया था। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते गाते राज्य पुलिस की गोली से कौन शहीद हुआ था, तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए नानक जी भील शहीद हुए थे पुलिस की गोली से। निम्नांकित में से कौन सा साक्ष्य हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानता है। अगर आप लोगों ने फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम दिया होगा तो ये क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन। यह सभी राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाराजा मान सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन। महाराजा मान सिंह की मृत्यु जो है गाइस ये महाराष्ट्र में हुई थी। 16वां क्वेश्चन, प्रेम विनोद नामक ग्रंथ किसकी रचना है, तो अगर हम सही आंसर की अगर हम बात करें तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। प्रेम विनोद नामक ग्रंथ जो है ये छत्र कुमारी की रचना है। 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अतः संन्यास ले लिया था, राइट आंसर हो जाएगा महाराजा मान सिंह ने। 18वां क्वेश्चन देखिएगा, पीड़ितों का पंछीड़ा नामक गीत किसकी रचना है। पीड़ितों का पंछीड़ा नामक गीत जो है गाइस ये विजय सिंह पथिक की रचना है। तो जो लोग तीसरा वाला ऑप्शन पुटअप कर रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था। परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला 2। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक था अशोक परमार। अगला क्वेश्चन, नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र बंद होने के पश्चात पुनः किस नाम से प्रकाशित हुआ। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र बंद होने के पश्चात पुनः तरुण राजस्थान के नाम से प्रकाशित हुआ। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण का आरोही क्रम क्या है। पहला वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा, टोक, उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर। हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। गाइस अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान की पर्वत चोटियों के समूह को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में चयनित कीजिए। पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये करेक्ट हो जाएगा, सायरा, डोरा पर्वत, नाग पहाड़, बिलाली। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ सहायक नदी है, आपको यह बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो लोग चौथा वाला ऑप्शन पुटअप कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, माही, बाकल। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए और नीचे के कोर्स से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है जिला, दूसरी तरफ है झील। अब आपको देखिए मिलान कैसे करना है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले आपको आंसर क्लियर करना होगा, दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा, फाय सागर अजमेर से संबंध हो जाएगा इसका, गैब सागर डूंगरपुर से संबंध हो जाएगा, प्रताप सागर जोधपुर से हो जाएगा और बुझ झील का जैसलमेर से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सुमेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से सालार वन किस जिले में नहीं पाए जाते हैं? अब देखिए यहां पर बात हो रही है सालार वन की। सालार वन जो है किस जिले में नहीं पाए जाते हैं? तो सालार वन जो है गाइस ये कोटा जिले में जो है नहीं पाए जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। 26वां क्वेश्चन, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार बांसवाड़ा एवं झालावाड़ में AW प्रकार की जलवायु जो है पाई जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, मुकुंदरा की पहाड़ियां भाग हैं। परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुकुंदरा की पहाड़ियां का भाग है, सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, हाड़ौती पठार का। कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें आपको यह बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है। माही नदी, खमनौर की पहाड़ियां। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है? परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अगर हम सही राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा पाली। तो जो लोग पाली पर टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय परिवर्तन अंकित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, नागौर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही कथन का चयन कीजिए। तो अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, यानी कि ए, 2011 में कोटा जिले ने 76.6% साक्षरता अंकित की। बी में है 2011 में जालौर जिले की महिला साक्षरता न्यूनतम रही। और डी में है 2011 में राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है 21.3% रही। हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से जिलों का कौन सा युग्म जल भराव सेम की समस्या से अधिक प्रभावित है? तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा, गंगानगर, हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन, सूराघाट एवं शिवपुर घाट ये स्थित है। तो सूराघाट एवं शिवपुर घाट जो है गाइस ये स्थित है। तीसरा वाला जो ऑप्शन लोग बता रहे हैं करेक्ट हो जाएंगे। सूराघाट एवं शिवपुर घाट जो है मध्य अरावली में स्थित है। और परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लूनी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? लूनी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा रंगाई एवं छपाई उद्योग। तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति घोषित की गई?
किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति जो है वो घोषित की गई थी? सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन, टिक कर लीजिए। और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, 2010 में घोषित की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारक नहीं है। तो मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारक नहीं है, कौन सा नहीं है? अल्प वर्षा। तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नवलखा झील किस जिले में स्थित है? अगर आप लोगों ने फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम दिया होगा तो ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया था, तो वो परीक्षा की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नवलखा झील किस जिले में स्थित है? सुगा जी स्थित है बूंदी में। तो बूंदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर एवं झुंझुनू जिले किस जलवायु प्रदेश में समाहित हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन, BSHW। 39वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो न्यूनतम है? तो सही आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, दौसा जिला हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 40वां क्वेश्चन, 56 मैदान भाग है। तो 56 मैदान भाग है, तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन, 56 मैदान भाग है माही बेसिन का। तो माही बेसिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस जिले में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं? बांसवाड़ा जिले में शुष्क सागवान वन जो है वो पाए जाते हैं। नोट कर लीजिए कॉपी पर, परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस स्थल से पुरा पाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, राजस्थान के भानगढ़ स्थल से पुरा पाषाण काल युगीन उपकरण जो हैं वो उपलब्ध हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन सभ्यता स्थल एवं उनके जिलों को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है स्थल, दूसरे तरफ है जिला। तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। अब देखिए सुमेलित कैसे करना है, नागौर का हो जाएगा शिगबी तालाब, ओके, बाड़मेर, तिलवाड़ा, जयपुर, बीजक की पहाड़ी, चित्तौड़गढ़, नगरी। तो इस प्रकार से आप लोग सुमेलित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? गाइस सपोर्ट करिए आप लोग सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, एक लाइक की बात होती है और एक लाइक में आप लोग इतनी कंजूसी करते हैं यार। आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा हूं इस टाइम। तो राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? तो जो लोग दूसरा वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। काले एवं लाल रंग की मृदभांड संस्कृति, V&R। 45वां क्वेश्चन, निम्नांकित प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं? निम्नांकित प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा नगरी। और परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गाइस अगला क्वेश्चन, गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर ये कहां पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन, ठीक है। गुप्तकालीन भ्रमर माता का जो मंदिर है ये छोटी सादड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण चौहान वंश के किस शासक ने करवाया था? तो हम राइट आंसर की अगर हम बात करें तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन, ठीक है। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का जो निर्माण है वासुदेव चौहान वंश के शासक ने करवाया था। जैन विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? तो जैन विजय स्तंभ जो है ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। पहला वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। 49 क्वेश्चन देखिएगा, एक तरफ है संत, दूसरी तरफ है जाति, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। अब देखिए मिलान कैसे करना है, जाट जसनाथ, मेप लालदास,
पठान, रजब, मिरासी, बखना। तो इस प्रकार से मिलान कर सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खातौली युद्ध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? खातौली युद्ध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाए, खातौली मेवाड़ एवं मारवाड़ सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल था। दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। हिंदी के क्वेश्चन भी देख लीजिए, क्योंकि हिंदी भी पूछी जाएगी, ये मत भूलिए आप। तो हिंदी का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, अगर वर्षा हुई तो वह नहीं आएगा, इस वाक्य में कौन सी वृत्ति है? तो इस वाक्य में हो जाएगी संकेतार्थ वृत्ति। पहला वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा, छात्र पढ़ रहे हैं, यह वाक्य किस पक्ष से संबंधित है? छात्र पढ़ रहे हैं, तो ये जो वाक्य है गाइस, ये संबंधित है सातत्य बोधक से। दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कर्मवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा होगा? ध्यानपूर्वक देखिए और आंसर कमेंट बॉक्स में पुट अप जरूर कीजिएगा। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप, उतने ही ज़्यादा आपके क्वेश्चन तैयार होंगे। मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है आपके एग्जाम में, आप लोग को कहोगे ये सिलेबस में नहीं है, चलिए मान लेते हैं आपकी बात। तो राजस्थान में आने वाले एग्ज़ाम के लिए, आगे और भी एग्ज़ाम आपके लगे हुए हैं, उनके लिए समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन उसमें पूछा जाएगा। तो प्रैक्टिस जितनी करेंगे आप, उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन, आपका कार्य कर दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? अब देखिएगा, इस बार क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा, बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता। अगला क्वेश्चन, वह चला होगा, यह वाक्य किस काल से संबंधित है? वह चला होगा, यह वाक्य किस काल से संबंधित है? ये जो वाक्य है ये संदिग्ध भूत से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से सरल वाक्य कौन सा है? अब देखिए यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि इनमें से सरल वाक्य कौन सा है। तो सरल वाक्य हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन, यानी कि गंगा हिमालय से निकलती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा होगा? मैं अस्वस्थ था इसलिए मन लगाकर नहीं पढ़ सका। अगला क्वेश्चन, क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण कौन सा होगा? दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यदि तुम चलते तो मैं भी अवश्य चलता। 59 क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से संज्ञा उपवाक्य कौन सा है? निम्नलिखित में से संज्ञा उपवाक्य कौन सा होगा? तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा, पड़ोसी ने कहा कि मुझे दवाई की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, बीमार व्यक्ति खाना धीरे धीरे खाता है, इस वाक्य का उद्देश्य क्या है? बीमार व्यक्ति खाना धीरे धीरे खाता है, इस वाक्य का उद्देश्य क्या है? यानी कि बीमार व्यक्ति, जाहिर सी बात है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से संदेहार्थक वाक्य कौन सा है? संदेहार्थक वाक्य, तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, आज शाम को शायद वर्षा हो, इसमें संदेहार्थक वाक्य हो जाएगा। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो यहां पर बात हो रही है अशुद्ध वाक्य की, तो चुनिए और आंसर दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। करिए प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होना है। रटने से कहाँ बेटा नहीं चलेगा, प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो सही आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, ये वाक्य जो है आपका अशुद्ध हो जाएगा। यह कैसे संभव हो सकता है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आपका मन भी चकरा रहा होगा कि भाई
मैं ऑप्शन कैसे चूज करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्या आंसर होगा। तो इसलिए बोल रहा हूं प्रैक्टिस कीजिए, समझ में अपने आप आने लगेगा आपको। तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा, संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई। 64 क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। तो यहां पर देखिए शुद्ध वाक्य की बात हो रही है, तो इनमें से शुद्ध वाक्य हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन, मैंने यह घड़ी मात्र 100 रुपए में खरीदी। अगला क्वेश्चन, यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती, वाक्य प्रकार की दृष्टि से उक्त वाक्य है। यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, ये किस प्रकार का वाक्य होगा। संकेतार्थक वाक्य है, सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 66 क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहां पर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। लगाइए दिमाग जरा थोड़ा सा, लगाइए दिमाग, कौन सा वाक्य शुद्ध होगा इनमें से। तो इनमें से वाक्य शुद्ध हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। देखिए, दरअसल वह आया ही नहीं, पहला वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल फ्री के नंबर, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और क्वेश्चन बिल्कुल सही। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा, चुनिए आंसर क्या होगा। अशुद्ध वाक्य, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा। तो देखिए यहां पर अशुद्ध वाक्य की बात हो रही है, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, सर्वत्र मानकीकरण करना ही होना चाहिए, मानकीकरण होना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही है। हाँ बताइए आंसर क्या होगा, किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही है। थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइए, मैं तो आंसर बता ही रहा हूं, प्रैक्टिस करने के लिए सेट दे रहा हूं। समझ तो आप लोग जाएंगे, हमको मालूम है अच्छे से, आप होशियार हैं आप। किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही है। पहला वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा, तुम कहाँ गए थे, कैसे आए और क्या चाहते हो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किस वाक्य में सही विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुए हैं। थोड़ा दिमाग लगाइए, समझ में आ जाएगा आपके अच्छे से, प्रैक्टिस करते रहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रटने से काम नहीं चलेगा। समझिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा, छींक कैसी दुर्गंध आ रही है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, चूज कीजिए आंसर। हाँ सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन। इतना टाइम नहीं दिया जाता है परीक्षा के लिए, जितना टाइम आप मांग रहे हो इतना टाइम नहीं दिया जाता है। आप और मैंने मिलकर उसकी सहायता की, सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन। ठीक है, देखिएगा सारे के सारे क्वेश्चन देखिएगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्रैक्टिस करने के लिए हर रोज़ मैं आपको एक सेट देता हूँ, डेली एक सेट, ये आपको ध्यान रखना। प्ले लिस्ट भी बना दी है, चेक कर लीजिए और सारे वीडियोस देख डालिए और प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। सोने में सुगंध होना, मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ क्या होगा। तो भाई सोने में सुगंध होना यानी कि किसी बहुत बढ़िया चीज़ में और अधिक विशेषता होना। पहला वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधिकार या अवसर पाकर मनमाना अंधेर करना, भावार्थ व्यक्त करने वाला मुहावरा क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन, अधिकार या अवसर पाकर मनमाना अंधेरे करना, भावार्थ का अर्थ होगा कि चाम के दाम चलाना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अब तक पिता की कमाई पर ऐश करते रहे, अब खुद कमाना पड़ेगा तो डैश, उक्त वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए किस मुहावरे का प्रयोग उचित रहेगा। तो सही राइट आंसर की अगर हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, यानी कि आटे दाल का भाव पता चलना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विराम चिन्हों के प्रयोग से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है। अब समझ में आपके आएगा, आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या आंसर होगा।
विराम चिन्हों के प्रयोग से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन। जब मैंने ऊपर कर दिया तो समझ जाइए कि चौथा वाला ऑप्शन होगा। लिखने में जब कोई शब्द छूट जाता है तब उसके स्थान पर कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, लोक तृतीय का अर्थ क्या होगा, यानी इसका भावार्थ क्या होगा, यानी मुहावरा क्या होगा? बहुत ही इजी है, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। तो सही आंसर हो जाएगा समस्या को जड़ से मिटाना। समस्या को जड़ से मिटाना। अगला क्वेश्चन, घर के योग्य व्यक्ति की अपेक्षा कर अन्य को सम्मान देना, भावार्थ संबंधित लोक तृतीय का अर्थ क्या होगा? घर के योग्य व्यक्ति की अपेक्षा कर अन्य को सम्मान देना, इसका मुहावरा क्या होगा? यानी कि घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, किस लोक तृतीय का भावार्थ सही नहीं है? अब देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस लोक तृतीय का भावार्थ सही नहीं है, तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, इसका अर्थ होता है कृपण व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी भूखा ही रहता है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? थोड़ा दिमाग लगाइए। हाँ, तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उड़ती चिड़िया पहचानना, अत्यंत कठिन कार्य करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को फिलहाल छोड़ते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फिलहाल नहीं पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेगा, बुरी संगत का फल बुरा ही होता है, इस आशय के लिए उपयुक्त लोक तृतीय का अर्थ क्या होगा? बुरी संगत का फल बुरा ही होता है, इस आशय के लिए उपयुक्त लोक तृतीय का अर्थ जो है वो क्या होगा? कोयले की दरारी में हाथ काले, दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लगभग 9 से 10 क्वेश्चन जो थे उसमें इंग्लिश का प्रयोग किया गया था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे आप। ठीक है, आप कोशिश कीजिए हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। हाँ, क्वेश्चन है किस शब्द की संधि सही नहीं है? ये 9 से 10 क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं वो मैं आपको पूरा करा दूंगा, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। किस शब्द की संधि सही नहीं है? अगर हम आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन, यानी कि षष्ठधन बदन षडबदन, ये सही नहीं होगा। अभीष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? अभीष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अभीष्ट का संधि विच्छेद हो जाएगा अभिधन इष्ट, पहला वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं होगा? चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि विवादास्पद विवाद धन अस्पद। 92 क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में गलत संधि विच्छेद है। गलत संधि विच्छेद हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, जगदीश जगत धन ईश। ओके, अगला क्वेश्चन, किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? किस शब्द का संधि विच्छेद सही होगा? थोड़ा दिमाग लगाइए, संधि विच्छेद तो बहुत ही ज़्यादा इजी होती हैं, एक बार नज़र डालिए और आंसर तुरंत निकल आता है, पर थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है इसमें। थोड़े से नियम याद कर लीजिए, ज़्यादा सारे नियम ही याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, एक बात बताइएगा, संधि कितने प्रकार की होती हैं? आप इतना बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, और कौन कौन सी होती हैं ये भी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप लोग संधि कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं? तो 93 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सही, चिदाभास यानी कि चित्तधन आभास, ये सही हो जाएगा। किस शब्द की संधि सही है? अब देखिएगा, अब इसमें क्या पूछ रहा कि किस शब्द की संधि सही है? राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट होगा, महिधन इंद्र यानी कि महेंद्र। किस विकल्प के सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? रसोई घर और देशभक्ति, ये संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हो जाएंगे। समास भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, समास भी बहुत ज़्यादा होते हैं आपके, बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, कहने का मतलब यह है
किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? किस समास में द्वंद्व समास नहीं है? अब देखिएगा, भला मानस, इसमें जो है आपका द्वंद्व समास नहीं होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? चंद्रमौली यानी कि चंद्र के समान, राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन, चंद्रोदय। हाँ, ये बताइए, बहुप्रिय समास को पहचानने का तरीका क्या है? जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए, वहां पर आपका बहुप्रिय समास हो जाएगा। कैसे? प्रसिद्ध व्यक्ति, रावण जैसे कि रावण प्रसिद्ध व्यक्ति होगा, रावण हो गया आपका, रावण हो गया, एक प्रसिद्ध व्यक्ति होगा, तो यहां पर बहुप्रिय समास हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पीतांबर यानी कि पीला अंबर है जिनका, भगवान विष्णु, यहां पर भी बहुप्रिय समास होता है क्योंकि यहां पर भगवान के नाम आ रहे हैं। नीलकंठ, नीला कंठ है जिनका, यानी भगवान शिव, महादेव, बहुप्रिय समास हो जाएगा। लंबोदर, गजानन, ये सब बहुप्रिय समास हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे पहचान सकते हैं आप लोग। एकाधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द कौन सा होगा? व्यवहार। निम्नलिखित में कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? कौन सा शब्द उपसर्ग रहित होगा? आस्तिक शब्द जो है आपका, ये उपसर्ग रहित हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यावजीवन सामासिक पद में कौन सा समास है? याव जब जीवन सामासिक पद में कौन सा समास है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आंख बंद करके अब टिक कर दीजिए।